आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 के चैप्टर नंबर 12 का आगाज़ करते हैं। सेकंड चैप्टर हमारे पास है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप्स। इसके अंदर हमने क्या कुछ पढ़ना है, एक पार्टनरशिप होती क्या है, ठीक है, उसकी जनरल एंट्री हम किस तरह जनरल एंट्रीज़ किस तरह रिकॉर्ड करते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्या प्रोसीजर होता है, विदड्रॉल का क्या प्रोसीजर होता है, ये सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनालिसिस करना है हमने, कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स देखने हैं, एनालिटिकल पॉइंट्स देखने हैं कि पार्टनरशिप की वैल्यूएशन किस तरह करनी है। फिर प्रोसीजर में हमने एंट्रीज देखनी है किस तरह करनी है, लोकेशन, इनकम एंड लॉसेस की लोकेशन किस तरह से करते हैं वो बात डिस्कस करेंगे। एक नया पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप में, वो कैसे आता है, अगर एक छोड़ के जा रहा है बंदा, विदड्रॉल है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। पार्टनरशिप ख़त्म की जा रही है, लिक्विडेट की जा रही है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा है कि पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप हम कहते हैं दो या दो से ज़्यादा लोगों का आपस में मिल के काम करना किसी खास मकसद के लिए, प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो वो आपस में जो उनकी कॉपरेशन होती है, मिल के काम करना, वो एक एग्रीमेंट के तहत बनी होती है, हम उसे नाम दे देते हैं कि वो पार्टनरशिप है। ये फर्स्ट लाइन में यहाँ पे डिफाइन हुआ है। और पार्टनरशिप इज़ एन unincorporated association of two or more people to pursue a business for a profit as a co-owners, ठीक है। इसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप में है कि पार्टनरशिप की क्या खसूसियात होती हैं। हम कहते हैं वॉलंटरी एसोसिएशन, लोगों का आपस में मिलना अपनी मर्ज़ी के साथ होता है, ठीक है। वो अगर चाहते हैं तो वो आपस में मिल के कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स में पार्टनरशिप के लिए ज़रूरी होता है कि एक एग्रीमेंट का होना, चाहे वो रिटर्न फॉर्म में हो चाहे वो वर्बल हो, तो वो उसके ऊपर पार्टनरशिप जो है बेस कर रही होती है। कहते हैं फार्मिंग अ पार्टनरशिप requires that two or more legally competent people who are age and of sound mental capacity agree to be partners. Their agreement becomes a partnership contract, also called articles of पार्टनरशिप, कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप, ठीक है। अब इसके लिए कुछ चीज़ें इंक्लूड हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है जो ज़रूरी होता है, उसमें ये चीज़ों का कुछ होना ज़रूरी होता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स नॉर्मली इंक्लूड details of partners, name and contributions, rights and duties, sharing of income and losses, withdrawal agreements, dispute procedures, admission and withdrawal of partners, rights and duties in the event of a partner dies. अब यहाँ पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर तमाम चीज़ें लिख दी जाती हैं ताकि आने वाले वक्त में कोई मसला ना हो, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप का कहा जाता है कि ये लिमिटेड लाइफ होती है इसकी, ठीक है। अगर एक पार्टनर की डेथ पा गया, ठीक है, डेथ हो गई उसकी, तो वो ख़त्म हो जाती है पार्टनरशिप, ठीक है। उसके बाद बैंकरप्सी हो जाती है, या कोई पार्टनर खुद निकलना चाह रहा है, तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको फुलफ़िल करते हुए पार्टनरशिप जो है वो आगे ख़त्म हो जाती है। टैक्सेशन, अब पार्टनरशिप के ऊपर टैक्सेशन के लिए रूल होता है कि हम कहते हैं पार्टनरशिप इज़ नॉट सब्जेक्ट टू टैक्सेस ऑन इट्स इनकम। पार्टनरशिप के अंदर जो उसकी इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स इन्वॉल्व नहीं होता। ये टैक्स वो जो प्रॉफिट जब शेयर किया जाता है तब ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद म्यूचुअल एजेंसी इसकी नेक्स्ट है कि म्यूचुअल एजेंसी में क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर वो मिल के काम कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे टैक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये पॉइंट जो है, पार्टनरशिप आर टैक्स्ड ऑन देयर शेयर ऑफ पार्टनरशिप इनकम, नॉट ऑन देयर विड्रॉल्स। तो ये पार्टनरशिप इनकम के ऊपर जो शेयर मिल रही होती है वो टैक्सेशन में आती है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपने माइंड में रखना है। फिर नेक्स्ट आगे करेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये पार्टनरशिप का ऐसा एग्रीमेंट जिसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है इस बिज़नेस के डेट्स को क्लियर करते हुए, ठीक है। उसके बाद कोऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कि जो जितने भी पार्टनर एसेट्स होते हैं वो सारे आपस में पार्टनर्स में और वो मिल के ओन कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस विद पार्टनरशिप करेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेड पार्टनरशिप्स, इसके अंदर जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड कर दी जाती है, मतलब जितना इन्वेस्टमेंट किया किसी ने उतना ही वो डाउट पे होती है, मतलब अगर नुकसान हुआ तो वो जितनी पार्टनरशिप है उसके अलावा जो है ऑनर्स को कोई नुकसान नहीं हो सकता। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है कॉरपोरेशन जो है कुछ होती हैं जो पार्टनरशिप के तौर पे सामने आती हैं, उनमें है एक एस कॉरपोरेशंस। ये कौन सी होती हैं? सर्टेन corporations with 100 or fewer stockholders can elect to be treated as a partnership for income tax purpose.
purposes. These corporations are called सब चैप्टर और एस आर सिंपली एस कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये भी पार्टनरशिप की फॉर्म में आती हैं। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज, ऐसी कंपनी जिनके अंदर पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, इन्हें LLC के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये ऊपर इससे पहले मैंने एस कॉर्पोरेशन को एक्सप्लेन किया, बताया आपको। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पार्टनरशिप जब शुरू की जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग किस तरह से करते हैं हम, जर्नल एंट्रीज किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टनरशिप में माइंड में रखना है आप लोगों ने कि दो पार्टनर्स किसी भी तरह से इन हो सकते हैं। सपोज कि एक पार्टनर ऑलरेडी कुछ बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस के एसेट्स लाइबिलिटीज़ को साथ लेके आगे किसी नई एग्रीमेंट के अंदर जो है वो एंटर हो सकता है, ठीक है, वो जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल बताई गई है दो पार्टनर्स की, कि दो जो है एक बंदा दूसरे के साथ मिल के एक बिज़नेस रन करना शुरू कर देता है। एक बंदे का पहले से बिज़नेस होता है जिसके पास कुछ एसेट्स होते हैं, कैश भी, उसके अलावा फैसिलिटीज़ शो हो रही हैं, कुछ बिजनेस एसेट्स शो हो रहे थे, साथ उसके लाइबिलिटीज़ भी थी, ठीक है। तो वो दोनों का डिफरेंस लेके जो है हम कहते हैं कि जब पार्टनर इन हुआ है तो उसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हुए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हम ये जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन ये जर्नल एंट्री कैसे हुई, इसके लिए इलस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। कहता है टू इलस्ट्रेट कैला ज़ैन एंड हेक्टर पेरेज ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टनरशिप ऑन January 1 called boards that offer year-round facilities for skateboarding and snowboarding. Zian's initial investment in boards is 30,000, made up of cash 7,000, boarding facilities 33,000, and a note payable reflecting a bank loan for the new business 10,000. Perry's initial investment is in cash 10,000. These amounts are the valued agreed on by both partners. The entries to record these investment. देखिए इसमें बता रहे हैं कि दो पार्टनर्स किस तरह से एंटर हुए हैं। एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट की है, कैश दिए, दूसरे अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को साथ लेके आया। तो जनवरी 11 को जो जैन्स इन्वेस्टमेंट है उसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश और बोर्डिंग फैसिलिटीज़ जितनी अमाउंट के साथ गिवन है उन दोनों को डेबिट कर दें कि नोट पेबल था 10,000 के साथ, उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो जैन जो के कैपिटल बन जाता है वो रिमेनिंग 30,000 बन जाता है, ठीक है। और पेरेज दूसरी तरफ आ रहा है 10,000 कैश की इन्वेस्टमेंट के साथ, तो बिजनेस की कैश में इजाफा हो गया, हम कैश डेबिट लिख लेंगे, एच पेरेज कैपिटल क्रेडिट लिख लेंगे, ठीक है। अब जैन का कैपिटल 30,000 शो हो रहा है और पेरिस का कैपिटल 10,000 शो हो रहा है, हम इनको माइंड में रखेंगे आगे, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ जो माइंड में रखनी होती है कि बिज़नेस के चलने के लिए पहले से टर्म्स डिफाइन कर ली जाती हैं। अब डिवाइडिंग इनकम और लॉस, इनकम चाहे बिज़नेस को आगे इनकम हो तो वो किस तरह शेयर करेंगे, और अगर बिज़नेस को लॉस हो तो वो किस तरह शेयर करेंगे, उसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, ये पहले से प्री डिफाइंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेथड है कि अगर एक बिज़नेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो वो किस तरह से पहले अपने एग्रीमेंट के अंदर लिख सकते हैं। एलोकेशन ऑन स्टेटेड रेशो, वो पहले से बता सकते हैं कि एक रेशो डिफाइन कर लेंगे कि बिज़नेस को आने वाले वक्त में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो एक खास रेशो के साथ उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सपोज करते हैं द स्टेटेड रेशो आल्सो कॉल्ड द इनकम एंड लॉस शेयरिंग रेशो, द प्रॉफिट एंड लॉस रेशो ऑन द or the profit loss ratio. Method of allocating partnership income or loss gives each partner a fraction of the total. Partner must agree on the fractional share each receives. To illustrate, assume the partnership agreement of K. Zain and H. Perez says Zain receives 2/3 and Perez pays 1/3 of partnership income and loss. If their partnership net income is 60,000, it is allocated to partnership partners when the income summary account is as closed. अच्छा, अब यहाँ पे इसमें से आपको क्या समझ आई कि पेरिस और जैन कितने कंट्रीब्यूशन देखेंगे। हम यहाँ पे ये रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए टोटल इन दोनों की इन्वेस्टमेंट हुई थी 40,000, जिसमें से पेरिस का था 10,000 और दूसरे कैन का था 30,000। तो इसका मतलब है टोटल हम 10,000 को जो पेरिस का है 10,000 को 40,000 पे डिवाइड करेंगे तो वो जो है हम उसको रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसने कहा कि 1/3 ऑफ पार्टनरशिप इनकम एंड लॉस उसका आ गया, ठीक है। ये जो बात मैंने बताई है ये अगर उन्होंने रेशो मतलब कि ना बताई हो तब हम इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने जो है ना रेशो बता दी है। एज्यूम दैट पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ जैन एंड पेरिस सेज जैन रिसीव्स 2/3 एंड पेरिस 1/3। तो क्योंकि ये उन्होंने रेशो खुद बता दिए तो इसलिए जो मैंने तरीका बताया वो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, हम ये गिवन रेशो के हिसाब से चलेंगे। टोटल अगर इनकम हो रही है 60,000 का तो हम जर्नल एंट्री बनाते हुए इनकम समरी को लिख देंगे डेबिट 60,000 के साथ,
कि जैन्स कैपिटल क्रेडिट पेरिस कैपिटल क्रेडिट, ये क्यों कैपिटल क्रेडिट हुआ है, जितनी भी अर्निंग हुई है वो इन दोनों शेयर होल्डर्स के, इन दोनों पार्टनर्स के इन कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। तो 60,000 का हम ले लेंगे 2/3, तो वो जैन को चला गया, 1/3 वो पेरिस को चला गया, ये जनरल एंट्री रिकॉर्ड होगी, ठीक है। अब इसके अलावा जो मैंने आपको पहले एक चीज़ बता दी कि रेशियो हम खुद से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, वो बेसिकली ये मेथड था, एलोकेशन ऑन कैपिटल बैलेंसेस, कि जितना कैपिटल बैलेंस था उसके लिहाज से रेशियो कैलकुलेट करके हम लिखते हैं, ठीक है। मैंने वो ऊपर वाले में साथ मिक्स कर दी थी, लेकिन यहाँ पे अब दोबारा बता रहा हूँ कि अगर वो रेशियो ना गिवन हो तो हम खुद से रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किस तरह, देखिए दोनों की इन्वेस्टमेंट थी 40,000, तो एक का था 30,000, दूसरे का 10,000, हम 30,000 को भी 40,000 से डिवाइड कर लेंगे, एक रेशियो निकल आएगी, और पेरिस का 10,000 40,000 से डिवाइड कर लेंगे, ये दूसरे की रेशियो निकल आएगी, इस हिसाब से हम उसको निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो एक कंसेप्ट आता है, यहाँ पे टॉपिक हमारे पास आता है एलोकेशन ऑन सर्विसेज कैपिटल एंड स्टेटेड रेशियोज। देखिए हमें पता है कि पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स हैं हो सकता है वो सेम रेशियो के साथ ना आ रहे हो, सेम कैपिटल के साथ ना आ रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद पार्टनरशिप के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ होता है कि अगर कोई पार्टनर सर्विसेज दे रहा है जिस हिसाब से, तो उनकी सैलरी भी फिक्स की जाती है, ठीक है, उस सैलरी के लिहाज से भी। और फिर ये कहा जाता है कि एंड पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम और लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से करनी है। अगर ये तीनों चीज़ें हमारे पास आती हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा टेक्निकली काफ़ी चीज़ों को अपने माइंड में रखना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो बुक में दी हुई है, टू इलस्ट्रेट, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। एज्यूम दैट द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ के ज़ियान एंड एच पेरिस रिफ्लेक्ट डिफरेंसेज इन सर्विस एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन एज फॉलोज। एनुअल सैलरी अलाउंस ऑफ 36,000, यहाँ पर चीज़ बताई है कि जो जैन की एनुअल सैलरी जो है, एनुअल सैलरी अलाउंस है 36,000 का, 24,000 है पेरिस का, ठीक है। एनुअल इंटरेस्ट अलाउंस ऑफ 10% ऑफ पार्टनर्स बिगनिंग ईयर कैपिटल, फिर साथ इन्होंने बता दिया कि बिगनिंग ईयर कैपिटल जितना भी होगा दोनों का, उसके ऊपर 10% जो है वो कंट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। उसके बाद इक्वल शेयर ऑफ एनी रिमेनिंग बैलेंस ऑफ इनकम और लॉस, कहता है कि इन ऊपर वाले कंट्रीब्यूशन के बाद अगर जो बच जाएगी अमाउंट, उसका 10% भी फिर जो है दोनों को वो शेयर करना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इक्वल शेयर ऑफ रिमेनिंग बैलेंस ऑफ इनकम और लॉस, उसके बाद जितनी भी वो बच जाएगा अमाउंट उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। फिर साथ बता रहे दी सैलरीज and interest allowance are not reported as expenses on the income statement. They are simply a means of dividing partnership income or loss. The remainder of this section provides 2 illustration using 3-point allocating agreement. कहता है कि आगे इनके बारे में 2 चीज़ें और मेन बता रहे हैं आपको। Point when allowances exceed income, ये माइंड में रखिएगा जब ये हम अलाउंसेस निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो when allowances exceed income, the amount of this negative balance often is referred to as a shorting एग्रीमेंट लॉस और डेफिसिट। कहता है कि अगर अलाउंसेस देने के बाद आपकी इनकम में से अमाउंट नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है कि वो लॉस आ रहा है, उसको भी हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है आपस में। दूसरा कह रहा है चेक टू मेक श्योर द सम ऑफ द डॉलर अमाउंट्स एलोकेटेड टू ईच पार्टनर इक्वल्स नेट इनकम और लॉस। कहते हैं कि आपने एंड पे चेक करना होता है कि जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो आपस में किस लिहाज से चल रही है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन की गई हैं, तो उस लिहाज से जो है इसका सोल्यूशन भी है, तो उसी एग्जाम्पल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जिबिट 12(1) में नेट इनकम कहते हैं कि सपोज कि नेट इनकम हो रही है एक बिजनेस में 70,000 की, ये इलस्ट्रेशन एक्सप्लेन की जा रही है। व्हेन अलाउंसेस एक्सीड इनकम, द शेयरिंग एग्रीमेंट बिटवीन जैन एंड, ये आपको स्क्रीन के ऊपर मैं शो कर रहा हूँ, ये वाली, इफ बोर्ड्स हैज़ फर्स्ट ईयर नेट इनकम ऑफ 70,000 एंड जैन एंड पेरिस अप्लाई द 3-point पार्टनरशिप एग्रीमेंट। 3-point पार्टनरशिप एग्रीमेंट कौन सा था, जो जहाँ पे सैलरी अलाउंस होती है, इंटरेस्ट अलाउंस आ जाता है, कैपिटल की बात आ जाती है, ये जो आपके ऊपर है, एलोकेशन ऑफ सर्विसेज कैपिटल एंड स्टेटेड रेशो, तीनों एक साथ आ जाती हैं, तब कहते हैं इसे हम 3-point पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं। इनकम इज एलोकेटेड एज शोन इन, ये जो नीचे इसका सोल्यूशन दिया हुआ है इसमें, तो जैन गेट्स 42,000 एंड पेरिस गेट्स 28,000 ऑफ टोटल 70,000। ये लेकिन किस तरह निकला है 3-point मेथड के मुताबिक, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने यहाँ पे रफ सा वर्क किया, जैन का अलग से लिख लिया, पेरिस का अलग से, और टोटल अमाउंट 3 कॉलम्स हमने बना रही है। अब टोटल कंपनी को जो है इस पार्टनरशिप को नेट इनकम हुई है 70,000 की, ये 70,000 यहाँ पे लिख दिया। सैलरी अलाउंस
जैन की सैलरी डिसाइड हुई थी 36,000 और पेरिस की डिसाइड हुई थी 24,000। जैन के कॉलम में हमने 36,000 लिख दिया, ठीक है। पेरिस के कॉलम में हमने 34,000 लिख लिया। अब इंटरेस्ट अलाउंस जो है वो 10% के हिसाब से बात हुई थी। वो 10% किस चीज़ का देना था? कैपिटल का। यहाँ पे मेंशन हुआ था, मैं उसको बता रहा हूँ। ये एनुअल इंटरेस्ट अलाउंस ऑफ 10% ऑफ पार्टनर्स बिगनिंग ईयर कैपिटल बैलेंस, ठीक है। तो ये हमने देखा कि यहाँ पे ये दोनों की सैलरी अलाउंस आ गई। अब इंटरेस्ट अलाउंस जैन का 10% 30,000 के ऊपर 3,000 आ गया, पेरिस का 10% 10,000 के ऊपर 1,000 आ गया। अब ये इन दोनों के अलाउंस हुए। इसके जैन का यहाँ पे हमने अलाउंस ऐड कर लिया, 39,000 का बन गया। पेरिस का 24,000, ये 25,000 इनका टोटल बन गया, ठीक है। अब टोटल दोनों के अलाउंसेस कितने बने हैं? 64,000। इनकम देखें तो 70,000 है, अलाउंसेस देखें तो 64,000 है। दोनों का डिफरेंस लिया, ये हमारे पास बन गया 6,000। अब आगे 3 पॉइंट के मुताबिक उसने कहा था जो बैलेंस रह जाएगा उसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब ये बैलेंस 6,000 है, इसका मतलब जैन को 3,000 चला गया, पेरिस को 3,000 चला गया। तो इनकम ऑफ ईच पार्टनर हमने फाइंड करनी होती है। वो किस तरह बनेगी? ये टोटल सैलरी जैन की प्लस उसका डिस्ट्रीब्यूशन इनकम की 39 प्लस 3,000 42,000 ये बन गई इसकी। अब इसी तरह पेरिस का 25,000 सैलरी और इंटरेस्ट अलाउंस प्लस उसमें 3,000 इनकम, ये उसका जो है इनकम निकल आई, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं कि अगर हमारे पास बैलेंस जो है वो माइनस में चला जाता है। कौन सा बैलेंस? ये जो हमारे पास जिस तरह ये निकला था 6,000 पॉजिटिव के बजाय अगर नेगेटिव हो जाता है तो फिर हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे? यहाँ पे कहता है, ये एक एग्जांपल लेते हैं कि इसमें क्या हुआ। वो नेट इनकम कहता है कि सपोज करें जो नेट इनकम है वो 70,000 की बजाय 50,000 हो गई है, ठीक है। तो 50,000 के बाद क्या हमारे पास इफ़ेक्ट्स आएंगे? हम देखते हैं यहाँ पे नेट इनकम लिख देते हैं 50,000, सेम वही रेशो चल रही है। जैन की सैलरी की ये 36,000, पेरिस की 24,000, अलाउंसेस 3,000 और 1,000, ये कैलकुलेशन हमारे पास सेम आ जाती है, ठीक है। अब इनका टोटल लिया, डिफरेंस हमारे पास 14,000 नेगेटिव में चला गया। तो तब ये नेगेटिव में मतलब लॉस हुआ, तो इस लॉस की शेयरिंग कैसे होगी? हम बैलेंस लिखेंगे, ठीक है। अब ये टोटल सैलरीज एंड इंटरेस्ट जो बन रही थी 39,000, इसमें से 7,000 लॉस का चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। इनकम जो है इसकी बन जाएगी 32,000, ठीक है। अब 25,000 में से पेरिस का लॉस भी 7,000 माइनस हो जाएगा, तो इसकी इनकम बन जाएगी 18,000, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ तक क्या बात की हमने कि पार्टनरशिप क्या चीज़ है, एग्रीमेंट किस तरह से बनता है, उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, बहुत इनकम अगर लॉस हो जाती है तो लॉस को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। और इसके अलावा हमने कैपिटल जब होता है रिसीव करती है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर, तो रिसीव करते हैं तो वहाँ पे कौन सी जनरल एंट्री करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो एग्जाम्पल के साथ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया ये समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो है वहाँ पर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इस टॉपिक के रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।